हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सेल डिवीजन के बारे में। उसके टाइप्स को देखेंगे, उसके बाद इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, फिर फ्लो चार्ट से इसके सारे टाइप्स को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल के थ्रू इसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, डेफिनेशन क्या कह रहा है इसका। सेल डिवीजन इज अ प्रोसेस बाय विच वन पेरेंट सेल्स डिवाइड इनटू न्यू डॉटर सेल्स। इट इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ, रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यूज, रिप्लेसमेंट ऑफ ऑल सेल्स एंड रिप्रोडक्शन। तो ये कह रहा है डेफिनेशन की जो सेल डिवीजन है ये हमारा एक प्रोसेस है जिसके द्वारा एक पेरेंट सेल न्यू डॉटर सेल्स बनाता है। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है, ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। हमारे जो टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं, उनको कोई चोटिल हो जाते हैं, उनकी रिपेयर करने में भी हेल्प करता है। और साथ में हमारे जो ओल्ड सेल्स हैं जो अपना फंक्शन करना बंद कर देते हैं, उनकी रिप्लेसमेंट में भी हेल्प करता है। मतलब ओल्ड सेल्स को न्यू सेल्स के साथ रिप्लेस कर देता है। और साथ में हमारे को रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। ठीक है, अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, समझिए। हमारे एक समझ लिए राइटर हैं मुंशी प्रेमचंद जी। ठीक है, उन्होंने एक कविता लिखी, समझिए। ठीक है, उन्होंने एक पेज पर ही कविता लिखी। ठीक है, बट आप कभी नोटिस करना, जब आप बचपन में अपनी बुक्स वगैरह पढ़ते हो उसमें मुंशी प्रेमचंद जी की बुक होती है। आपको जो साथ वाला क्लासमेट है उसकी बुक में भी वही कविता होगी, आपके जो सारे क्लासमेट्स होंगे उनकी सभी बुक्स में, इंडिविजुअल बुक्स में उनकी कविताएं होंगी, है ना, सेम कविताएं होंगी। वो कैसे? देखो, उन्होंने एक पेज पे कविता लिखी, बाद में उसकी हमने मल्टीपल कॉपीज बनाई, मतलब एक पेज को हमने फिर बाद में उसके दो बनाए होंगे, दो उसके अंदर समझो प्रिंट किया, कॉपी किया, दो कॉपीज की उसकी, फिर 2 से 4 कॉपीज की, 4 से 8 की, 8 से 16 की, 16 से 32 की, 32 से 64 की, 64 से 128 की। ऐसे हम उसको मल्टीप्लाई करते गए, कॉपीज बनाते गए। ठीक है, और पूरे इंडिया में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो वैसे इस एग्जांपल के थ्रू समझिए, जो हमारा एक पेरेंट सेल होता है वो दो न्यू डॉटर सेल्स बनाता है। ठीक है, मतलब कितने डॉटर सेल्स बनाता है? दो या चार भी बनाता है। माइटोसिस में दो डॉटर सेल्स बनाता है, मेयोसिस में चार डॉटर सेल बनाता है। ठीक है, तो देखो, जो पेरेंट सेल है उसने आगे न्यू डॉटर सेल्स बनाए। जो न्यू डॉटर सेल्स है वो अगली बार एज ए पेरेंट सेल की तरह काम करेंगे, मतलब एक पेरेंट्स की तरह एक्ट करेंगे, और फिर आगे डॉटर सेल्स बनाएंगे। मतलब एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, ये मल्टीप्लाई होते जाएंगे। ठीक है, ये हमारे लिए क्यों जरूरी होते हैं? हमारी ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं। जैसे आप समझो, आप बचपन से साइंस में पढ़ते आ रहे होंगे कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों हम उसको स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट कहते हैं हमारी लाइफ का? क्यों? क्योंकि जो हमारे बॉडी है वो एक सेल से बनी हुई है, हमारे मिलियंस ट्रिलियंस बिलियंस सेल से बनी हुई है हमारी एक बॉडी। कैसे? जो सेल्स हैं वो आपस में कंबाइन होकर हमारे टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, और जो टिश्यूज हैं वो आपस में कंबाइन होकर हमारा ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है, और जो ऑर्गन्स हैं वो आपस में कंबाइन होकर हमारा ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम्स कंबाइन होकर हमारा एक कंप्लीट ह्यूमन बॉडी बनाता है। इसलिए हम सेल को बेसिक यूनिट कहते हैं, क्योंकि सेल से ही हमारी स्टार्टिंग होती है। ठीक है, सेल से ही टिश्यू बनता है, अगर सेल नहीं होंगे टिश्यू नहीं बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, उसको बहुत सारे काम होते हैं, जैसे मैंने सेल में ऑलरेडी समझाया हुआ, आप देख सकते हो जाके उसमें, कि हमारा एटीपी वहां से बनते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया से प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है ना, बहुत सारे इसके फंक्शन होते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस वही सेम चीज है, ग्रोथ, डेवलपमेंट, ओल्ड डैमेज रिप्लेसमेंट। जैसे आप समझो, ओल्ड डैमेज रिप्लेसमेंट मतलब, देखो आपको कहीं चोट लगी है। ठीक है, आप कहीं गिर गए, आपके हाथ में चोट लगी, वहां पे ब्लीडिंग होने लग पड़ी। ठीक है, बट आप कभी नोटिस करोगे, आपके 1 वीक बाद, 2 वीक बाद वो पहले जैसे वहां पे स्किन हो जाती है, वहां पे चोट गायब होती है, आपको पता नहीं लगता वहां पे मेरी खरोच लगी या फिर कोई चोट लगी, वहां पे ब्लीडिंग हुई थी एक टाइम पे, है ना, कुछ पता नहीं लगता। क्यों? वहां पे जो हमारे जो डैमेज सेल्स थे, हमारे जो सेल्स थे वहां के डैमेज हो गए थे, जिसकी वजह से हमारा ब्लड बाहर आया था। देखो, वो जो अपने डैमेज सेल्स थे उनकी फिर से हमें कैसे रिपेयर हो गया, मतलब वो जो सेल्स थे जो डैमेज हो चुके थे उनकी फिर से रिपेयरमेंट हो चुकी है, हमारी बॉडी ने उसको रिपेयर कर दिया, उसको ठीक कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा वही कह रहे हैं, जो जैसे आप समझो, आप एक और एग्जांपल समझो। जैसे कहीं किसी को चोट लगती है तो वहां पे जो उसके न्यू क्लोट बन जाता है, वो कैसे बनता है? वो प्लेटलेट्स से बनता है, वो भी सेल्स ही बनाते हैं। ठीक है, मतलब वही समझो कि जो ही चोट लग भी जाती है तो वो सही हो जाती है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वहां पे न्यू सेल्स भेज के, उसी की तरह के न्यू सेल्स भेज के उसको रिपेयर कर देती है, उसको हटा देगी, रिप्लेस कर देगी, या फिर उसको रिपेयर कर देगी। अगर वो रिपेयर करने लायक हो तो रिपेयर कर देगी, अदरवाइज उसको न्यू भेज देगी। ठीक है, वहां पे। तो अब यहाँ पे बोले डेड सेल्स को हटाने में भी या फिर ओल्ड सेल्स को रिप्लेस करने में भी होता है। ये क्या होता है? देखो, आपको पता है हमारे ब्लड के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। देखो, जो आरबीसी होते हैं ना, उसको 120 डेज का उसका लाइफ स्पैन होता है, मतलब उसकी जो जीवन रेखा है 120 दिन की है, उसके बाद वो अपना काम करना बंद हो जाएगा और वो मर जाएगा। ठीक है, देखो, जो हमारे ओल्ड सेल्स हैं जिसका 120 दिन हो गया कंप्लीट, अब वो तो मर गई, अब देखो उसकी जगह न्यू तो आएगा ना। तो वही होता है, जो हमारा बोन मैरो होता है वो न्यू आरबीसी बनाता रहता है, मतलब जैसे ओल्ड वन का अपना लाइफ स्पैन खत्म हुआ, न्यू वन आ गया, मतलब उसने उसको रिप्लेस कर दिया ना, जो ओल्ड पीपल उसको रिप्लेस कर दिया। आप ऐसे समझो, जैसे कोई अपना क्रिकेट टीम है, उसमें जैसे प्लेयर्स रिटायरमेंट ले लेते हैं, तो अब उसकी सीट वेकेंट थोड़ी रहती है, उसकी जगह कोई न्यू अपना यंगर प्लेयर आया था ना, तो वैसे रिप्लेस होता रहता है। ठीक है, इंजर टिश्यू की हेल्थ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में कैसे, जैसे दो हमारे गमीट मिलते हैं, एक ओवम और अपना दूसरा कहते हैं स्पर्म, तो उसके बाद जाइगोट बनता है, एम्ब्रो बनता है, अपना फीटस बनता है ना, तो रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है।
देख सकते हो वही है। फिर इसके बाद में करते हैं हम माइटोसिस, मतलब इसकी टाइप्स है, वो माइटोसिस है और एक मियोसिस है, ठीक है। अब माइटोसिस है उसको हम कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। जो मियोसिस है इसको हम कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। ये क्यों कहते हैं, देखो ये हम आगे बात करेंगे, आपको समझ आएगा, इतना याद रखो। जो माइटोसिस होता है इसमें हमारे जो एक पेरेंट सेल से होता है उससे आइडेंटिकल डॉटर सेल बनता है, मतलब नहीं समझा, आप इसकी डेफिनेशन देखो आपको क्लियर हो जाएगा। Mitosis is the type of cell division in which one parent cells divide only once to form a two daughter cells. The daughter cells are genetically identical to the parent cells and have the same number of chromosomes. ठीक है, तो इसका जो अपना डेफिनेशन है ये कह रहा है कि जो हमारा माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू एक जो पेरेंट सेल है वो दो न्यू डॉटर सेल बनाता है, ठीक है। अब जो दो न्यू डॉटर सेल है वो एक पेरेंट्स की तरह एक्ट करेंगे अगली बार, ठीक है, और फिर आगे दो न्यू डॉटर सेल बनाएंगे। फिर जो आगे वाले दो अपने न्यू डॉटर सेल होंगे वो एक पेरेंट्स की तरह एक्ट करेंगे और दो न्यू डॉटर सेल बनाएंगे। मतलब ये प्रोसेस चलता रहेगा, पर जो इसमें पेरेंट्स है ये दो ही डॉटर सेल बनाएंगे और वो भी आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब अपनी तरह हूबहू। अब समझो जैसे आपने भिंडी का पौधा लगाया, ठीक है, भिंडी का पौधा लगाया आपने, जैसे ही भिंडी अपनी पौधा बढ़ गया, ठीक है, उसके बाद आपने उसके बीज कलेक्ट कर लिए, उसको मतलब आपको पता है ना बीज वगैरह उसको सुखाकर बीज वगैरह निकाल लेते हैं सनलाइट में, है ना, उसके बीज निकाल लिए, भिंडी के बीज लिए आपने, उसी पौधे के भिंडी के बीज ले लिए और आपने उसको फिर से रीग्रो कर दिया, मिट्टी में डाल के पानी पुनी डाला, पौधा फिर से हुआ। अब जो पौधा हुआ है वो भिंडी का ही हो गया, क्योंकि जो बीज था वो तो भिंडी का ही था, ये थोड़े वो आम का पौधा उग जाएगा, नहीं ना। तो यही कह रहा है जो हमारा पेरेंट सेल है वो हूबहू अपने मतलब कि सेम टू सेम अपने जैसा ही डॉटर सेल बनाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब ऐसे समझो जैसे आप समझो कहीं आपकी चोट लगी है, ठीक है, जैसे आपको कहीं चोट लगी है, वहां पे जो स्किन आती है मतलब उसी स्किन की टाइप की आती है ना, जैसे आपको भी पता है हमारे बॉडी में बहुत अलग अलग स्किन होती है, हमारे जो फेस की थोड़ी सॉफ्ट होती है, जो हमारे सोल की जो स्किन होती है वो हार्ड होती है, जो हमारी हैंड के पाम की स्किन होती है वो कभी आपने हाथ ही देख लेना, दोनों आगे पीछे दोनों अलग अलग स्किन है, ठीक है। तो मतलब कहीं चोट लगती है तो वो आइडेंटिकल सेल्स ही बना के उसको रिपेयर करती है, या फिर वो मतलब जो मर भी जाते हैं हमारे टिश्यूज, जो हमारे सेल्स मर जाते हैं तो आइडेंटिकल सेल्स ही बनाकर उसको रिपेयर करेंगे। ये नहीं कि कुछ अलग सेल्स बना देंगे, कुछ अलग टाइप के सेल्स बना के वहां पे उसको रिपेयरमेंट करेंगे, नहीं, वो हमेशा आइडेंटिकल बनाते हैं, सेम बनाते हैं, जिसकी वजह से हमारे को पता नहीं लगता हमारे कभी यहाँ पे चोट भी लगी थी, ठीक है। तो यहाँ पे इतना समझ गए। अब हम इसकी स्टेजेस के बाद में बात करते हैं। इसके 5 बेसिकली अपने स्टेज होते हैं। एक प्रोफेज होता है, एक मेटाफेज होता है, एनाफेज होता है, टेलीफेज होता है और अपना साइटोकाइनेसिस होता है, ठीक है। इसको आप ऐसे ही लिखना है। अब देखो आप इसको पहले मतलब चाहे आप इसको फ्लो चार्ट में लिख सकते हो या फिर इसको थ्योरेटिकली भी लिख सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद आपको मैं थोड़ा आपको थ्योरी समझाऊंगा, ठीक है। अब समझो ये हमारा एक सेल है, ठीक है, हमारा क्या है, ये सेल है, ठीक है। अब देखो ये इसके अंदर हमारा ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए, जेनेटिक मटेरियल, क्रोमोसोम, ठीक है, पता ही होगा ना आपको, ये समझो ये न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ठीक है। अब जो क्रोमोसोम है ये हमारे अपने सेंट्रोज है, इसको समझ लो आप ऐसे स्पिंडल फाइबर समझो, स्पिंडल फाइबर ये, ठीक है। तो अभी ये देखो इसके अंदर हमारा क्रोमोसोम प्रेजेंट है, देखो अब क्या होता है, जो क्रोमोसोम होता है ना वो अपना क्रोमैटिन फाइबर से बना होता है। क्रोमैटिन फाइबर क्या होता है, देखो आपने कभी स्वेटर देखा होगा, जैसे कोई वूल का स्वेटर है, अब जो स्वेटर किससे बना हुआ है, वो वूल से बना हुआ है, वूल के धागे से बना हुआ है, ठीक है। तो वैसे समझो जो सेंट्रो क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं वो एक हमारे वूल है, जो क्रोमोसोम है वो स्वेटर है, मतलब जो क्रोमोसोम है ऑब्वियसली हमारे क्रोमैटिन से बने हुए हैं, मतलब क्रोमैटिन फाइबर से बने हुए हैं, ठीक है। अब देखो ये में क्या होता है कि जो हमारे जितने भी क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं समझ लो वो एक दूसरे में श्रिंक होते हैं, श्रिंक हो गया ना, एक थिक, जैसे समझ लो कि आप समझो आपने कुछ ऐसी चीज ली है जो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है उसके, मतलब कि मैं कैसे समझाऊं, मतलब समझो जो क्रोमैटिन फाइबर्स हैं उनमें जो एक क्रोमैटिन फाइबर दूसरे क्रोमैटिन फाइबर से थोड़ा उनमें स्पेस है, ठीक है। बट ऐसा क्या हुआ, ऐसा हुआ कि जो अपने जो क्रोमैटिन फाइबर थे वो आपस में आके एकदम से जुड़ गए और एक थिक क्रोमोसोम बना दिया, मतलब एक समझ लो कि आपने जैसे जैसे कोई एग्जांपल समझ लो यार, कोई अपना जो थिकनेस समझ रहे हो ना, थिक बन जाता है, कोई गुठल सा बन जाता है, समझो कि जो क्रोमैटिन फाइबर से वो आपस में कंडेंस होके एक इन्होंने मोटा सा क्रोमोसोम बना दिया, ठीक है। वैसे नॉर्मल कंडीशन नहीं है ये, नॉर्मल कंडीशन क्या होती है कि हमारा क्रोमोसोम होता है वो थिन होता है, एज अ सिंपल मत समझो कि जो क्रोमोसोम है वो एब्नॉर्मल कंडीशन में आ गया, ठीक है। जब क्रोमैटिन फाइबर्स हमारे कंडेंस हो गए आपस में मिलकर एक हमारा थिक क्रोमोसोम बना दिया, जो एब्नॉर्मल कंडीशन आप जिसको समझ लो, पर वो एब्नॉर्मल कंडीशन नहीं होता है, ये एक्चुअल में इसके मल्टीप्लीकेशन का स्टार्टिंग फेज है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इतना ही समझो आप, जो क्रोमैटिन फाइबर से वो आपस में कंडेंस होकर एक अपना थिक क्रोमोसोम बना लेते हैं, ठीक है। अब क्या होता है जब से अपना थिक क्रोमोसोम बना, जैसे इसका जो न्यूक्लियर एनवलप था, जो अपना समझो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था और अपना न्यूक्लियस था वो डिसअपीयर हो गया। अब ये क्या होता है, देखो आपको पता है जो सेल होता है, सेल के 3 पार्ट्स होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, एक होता है साइटोप्लाज्म, एक होता है अपना न्यूक्लियस, ठीक है। अब जो न्यूक्लियस होता है उसके सराउंडिंग एक हमारा एक मेम्ब्रेन होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो आप ऐसे समझो जैसे ये अपना क्रोमोसोम थिक हो गया, मतलब जैसे थिक क्रोमोसोम बना
तो जैसे ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, ये हट गया, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये एक्सपोज हो गया, ये जो अपने स्पिंडल फाइबर से इसके सामने एक्सपोज हो गए, ठीक है। मतलब कि ये जो इसका लेयर था जो इसको प्रोटेक्ट कर रहा था वो हट गया, जिसकी वजह से जो अपना क्रोमोसोम था इसके साथ इसको एक्सपोज हो गया, इसके सामने एक्सपोज हो गया, ठीक है। अब ये क्रोमोसोम, अब जो अपने स्पिंडल फाइबर्स हैं ये क्या करेंगे, जो ये स्पिंडल फाइबर्स हैं ये इसके साथ अटैच होंगे और इसको खींचना शुरू कर देंगे। समझो ये हमारे प्रॉपर्टी है, समझो ये एक प्रॉपर्टी के पेजेस है, मतलब कि ये रजिस्टर है किसी लैंड के पेजेस है, ठीक है। ये उसके पिताजी हैं, ठीक है, ये उसके दो बेटे हैं, ठीक है। जैसे पिताजी गए, ये जमीन के कागजात पे इन दोनों भाई ने अपने कह सकते हैं अपना दोनों भाई उस पे टूट पड़े, ठीक है। मतलब कि जैसे पिताजी गए इनके, वे कागजात पे टूट पड़े, मतलब जमीन के हिस्से पे टूट पड़े। ये कहता मैं लूंगा, ये कहता मैं लूंगा, ठीक है। इन दोनों ने क्या किया, जैसे जैसे गए ये बीच में आ गए, मतलब ये पहले क्या होंगे, जैसे ही अपना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हटा, जो अपने क्रोमोसोम है ये एक्सपोज हो चुके हैं और ये सेंटर में आ जाएंगे, ठीक है। ये यहाँ पे देखो आप, यहाँ से यहाँ में सेंटर में आ गए हैं क्रोमोसोम। इनका आप ध्यान से देखो, ये स्ट्रक्चर आपको डार्क डार्क लग रहा है ना, तो ये इसको उसके थिकनेस को शो कर रही है, ठीक है। जो ब्लैक कलर इसको थिकनेस को शो कर रहा है कि वो बहुत ज्यादा थिक हो चुका है, ठीक है, कंडेंसेशन की वजह से, ठीक है। तो क्या हुआ, जो स्पिंडल फाइबर्स हैं इन दोनों को खींचने लग पड़े हैं, मतलब कि दोनों स्पिंडल फाइबर्स इनको खींचने लग पड़े हैं अपनी तरफ, ठीक है। मतलब ये कागजात हैं इनको खींच रहे हैं कि मैं लूंगा कागजात, मैं लूंगा प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखो इन्होंने इतना खींचा कि इनका बंटवारा हो गया, ठीक है। जो स्पिंडल फाइबर से इन्होंने इसका बंटवारा कर दिया, ये ध्यान से देखो ये टूट गए, ठीक है। अब ये टूट गए, अब देखो यहाँ पे जो अपने क्रोमोसोम टूट चुके हैं इनकी फिर से रिपेयरमेंट हो रही है, उनकी मतलब कह सकते हो उसकी फिर से रीजनरेशन आप कह सकते हो, रिपेयरमेंट कह सकते हो, उसको फिर से वो रिपेयर हो रहे हैं, ठीक है। मतलब कि वो फिर से अपने जो जो प्रॉपर्टी बढ़ चुकी है, अब दोनों भाई आपस में अपनी न्यू अपना प्रॉपर्टी मतलब उसका रजिस्ट्री करवा रहे हैं, क्योंकि जो एक प्रॉपर्टी थी वो अब बढ़ चुकी है, तो वो ऑब्वियसली अपने हिस्से की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवा रहे हैं, ठीक है। तो अब ये जो अपने डीएनए जो अपने क्रोमोसोम थे ये फिर से इस जो अपना टेलोफेज है, इस फेज में इनकी रिपेयरमेंट चलती है, मतलब कि रिपेयर होते हैं, ठीक है। जो साइटोकाइनेस है इसमें वो अलग हो जाते हैं पूरा, ये रिपेयर हो गया, ये भी रिपेयर हो गया और ये अलग हो गया। मतलब इस फेज में क्या होता है कि इसमें हमारे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये बनना शुरू होते हैं और जो स्पिंडल फाइबर्स है ये फिर से अनएक्सपोज होते हैं, ठीक है। मतलब कि ये फिर से उनसे दूर होते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना शुरू हो गया, ठीक है। इस फेज में क्या होता है कि ये इन्होंने तोड़ दिया, इस फेज में क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन पड़ा और ये रिपेयरमेंट इनकी चालू होगी अपने क्रोमोसोम की, और स्पिंडल फाइबर फिर से अपने दूर हो गए और इसमें पूरा ही बन गया और इसमें अलग हो गया, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो ये इसका थ्योरी क्या कह रहा है, आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा था ना। क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस एंड बिकम अ शॉर्ट थिक क्रोमोसोम, वही है, क्रोमैटिन फाइबर अपने कंडेंस हुए और अपना एक क्रोमोसोम थिक कलर बना दिया, थिक क्रोमोसोम बना दिया, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस डिस्पेयर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था वो डिसअपियर हो गया। स्पिंडल फाइबर बिगन्स टू फॉर्म अ सेंट्रियोल्स, मतलब कि सेंट्रियोल्स, वो मतलब कि ये सेंट्रियोल्स जिसको आप कह सकते हो सेंट्रियोल्स, मतलब जब क्रोमोसोम टूट गया तो वो सेंट्रियोल्स में समझो सेंट्रियोल्स में कन्वर्ट कर दिया उन्होंने, तोड़ के सेंट्रियोल्स बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, क्रोमोसोम अरेंज इन स्ट्रेट लाइन, अरेंज स्ट्रेट लाइन में अरेंज हुए, ठीक है। सेंटर ऑफ द कार्ड इक्वेटर वही है, स्पिंडल अटैच टू द क्रोमोसोम उन्होंने तोड़ा, ठीक है। सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम डिवाइड, सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट्स, वही है, ये हमारे सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ठीक है, ये सेपरेट होना शुरू हो गए, ठीक है। दे आर नाउ डॉटर क्रोमोसोम्स, ये हमारे डॉटर क्रोमोसोम्स बन गए, ठीक है। डॉटर क्रोमोसोम्स रीच ऑपोजिट साइड, अब ध्यान से देखो ये अपने जो यहाँ पे था ये अपने ऑपोजिट साइड ले गया, ये वाला स्पिंडल फाइबर ने इस साइड को ले गया, ये स्पिंडल फाइबर इस साइड को ले गया, ठीक है। तो वही है कि जो हमारे डॉटर सेल्स थे वो अपने ऑपोजिट साइड चले गया, बहुत इजी बढ़ेगा, आप रीड करोगे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियर मेंबर और न्यूक्लियस रिपेयर, फिर से न्यूक्लियर मेंबर बनने लग पड़ा, ठीक है। अब ध्यान से देखो साइटोप्लाज्म डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, वही है कि अपने दो पार्ट्स में फिर से डिवाइड हो गया, आपने दो न्यू डॉटर सेल्स बन गए, ठीक है। अब ये फिर से हमारा आगे एक पेरेंट सेल की तरह एक्ट करेंगे और न्यू डॉटर सेल बनेंगे। माइटोसिस वो आपको समझ आया होगा अच्छे से, ठीक है। अगर नहीं आया एक बार फिर से रिपीट करके वीडियो देखिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं म्योसिस के बारे में। इसको हम देखो इसके दो फेजेस होते हैं, एक इसको रिडक्शन फेज में रखा गया है, एक इसको इक्वेशनल फेज में रखा हुआ है। मतलब दो डिवीजन होती है, एक होते हैं रिडक्शनल डिवीजन, एक होते हैं इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। अब देखो जैसे हमने माइटोसिस में बात की थी कि जो पेरेंट सेल है वो दो डॉट सेल बनाता है, ठीक है। फिर जो दो डॉट सेल थे वो एज अ पेरेंट्स की तरह एक्ट करके आगे दो डॉट सेल बनाते थे, ठीक है। बट म्योसिस में ऐसा नहीं है। म्योसिस में जो पेरेंट सेल है वो चार बच्चे करेगा, मतलब चार बच्चे बनाएगा, ठीक है। उसके बाद जो चार बच्चे हैं वो आगे नहीं डिवाइड करेंगे, ठीक है, मतलब वो चार ही रहेंगे, ठीक है। ऐसे ही हमारे बहुत सारे पेरेंट सेल है, चार बनाते हैं, चार बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप समझोगे, आप पहले आप इसकी डेफिनेशन देखो, नहीं समझाया एग्जांपल थ्रू समझाऊंगा आपको, ठीक है, बने रहिए। म्योसिस इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच वन पेरेंट सेल डिवाइड्स ट्वाइस टू प्रोड्यूस अ फोर डॉट सेल, मतलब दो बार डिवाइड कर रहा है पेरेंट सेल, ठीक है, उसमें एक बार ही डिवाइड कर रहा था। द डॉट सेल्स हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज कंपेयर टू द पेरेंट सेल्स, दीस सेल्स आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड मतलब ये बोल रहे हैं कि जो ये डॉट सेल्स है इसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। अब कैसे, अब देखो आपको पता है स्पर्म क्या होता है,
ये मेल गमीट है। ओवम क्या होता है? फीमेल गमीट है, ठीक है। अब देखो, जैसे हमारे के अंदर कितने क्रोमोसोम के पेयर होते हैं? 23 है ना, 22 क्रोमोसोम होते हैं और एक सेक्स पेयर होता है, मतलब ओवरऑल 46 क्रोमोसोम होते हैं, है ना। देखो, अगर जैसे एक स्पर्म है उसके अंदर भी 46 हुआ और एक ओवम है उसके अंदर भी 46 हुआ, बट जब ये कंबाइन हो गया फिर तो 92 हो जाएगा ना, फिर 92 होगा, तो जो आगे वाला बेबी बनेगा वो 92 क्रोमोसोम का बनेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसलिए जो मेल का गमीट होता है, जो स्पर्म होता है, उसके अंदर 23 क्रोमोसोम होते हैं। जो फीमेल का गमीट होता है उसके अंदर 23 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। जब वो आपस में मिलते हैं, जब वो आपस में अपना ज़ायगोट बनाते हैं, ठीक है, फिर वो एक न्यू बेबी प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमारा 46 क्रोमोसोम का होता है। तो वही बात है कि जो हमारा स्पर्म बन रहा है, इसमें 2 बार, मतलब कि जो स्पर्म बना है, वो 2 बार उसकी डिवीज़न होके स्पर्म बना है। मतलब जो मेयोसिस है, ये बस मेल गमीट्स में होती है। मतलब कि ये और किसी सेल में नहीं होती। मेयोसिस बस फीमेल और मेल गमीट्स में होती है। मतलब स्पर्म में होती है और एक एग में होती है और किसी में नहीं होती। मतलब ओवम और स्पर्म में होगी और किसी में नहीं होगी, ठीक है? मेयोसिस। तो बेसिकली क्या होता है, जब हमारा 46 क्रोमोसोम है, ठीक है, तो जो हमारा स्पर्म है वो 23 का बना, फीमेल का ओवम 23 का बना, और आगे जो बेबी प्रोड्यूस हुआ वो 46 का हुआ, ठीक है। अब ये 23 का क्रोमोसोम कैसे बना? ये हमारा देखो, यहाँ पे बोल रहे हैं ना, ट्वाइस फोर डॉट सेल्स एंड द डॉट सेल्स हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, कि मतलब इसके पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा। मतलब क्या है, देखो हमारे पास 46 है तो हमारा हाफ क्या हुआ? 23। तो यही कह रहा है इसके पास 22 क्रोमोसोम का पेयर होगा, और एक मतलब सॉरी, इसके अंदर अपना 11 पेयर होगा क्रोमोसोम का, और मे बी एक एक्स हो या फिर वाई हो, ठीक है। ये तो मेल पे डिपेंड करता है ना, वो एक्स दे रहा है कि वाई दे रहा है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया। अब हम इसकी इंपॉर्टेंस देखने की जरूरत नहीं है, अब सीधा इसको मैं आपको फेसिस समझाता हूँ, उसके थ्रू आपको जो रह गया वो भी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पहला इसको हम रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, इसमें हमें रिड्यूस फॉर्म, इक्वेशन मतलब इक्वलाइजेशन फॉर्म, ठीक है। अब देखो क्या होता है, देखो पहले अपना क्या होता है, हम पहले थोड़ी थ्योरी पढ़ते हैं, उसको फिर मैं आपको फ्लो चार्ट समझाऊंगा क्या हो रहा है। क्रोमोसोम कंडेंस बिकम थिक एंड विजिबल, पहला वाला स्टेप ही है। होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर अप विद ईच अदर एंड पेयर इज कॉल्ड एज सिनेप्सिस। क्रॉसिंग ओवर occur between non sister chromatids and genetic material is exchanged, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस स्पेयर। तो इस फेज में मतलब क्या होता है, जो हमारे क्रोमोसोम है वो पहले कंडेंस होके थिक बन जाते हैं, मतलब थिक फॉर्म में आते हैं, जैसे अपने माइटोसिस में आते थे, ठीक है। बट यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर जो हमारा क्रोमोसोम है, ठीक है, इसमें ये जो अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं और वो एक क्रोमोसोम बनाते हैं मिक्सर, मतलब वो मिक्सचर बनाते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर अप, मतलब कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम का जो मतलब कि अलग क्रोमोसोम होगा वो आपस में पेयर अप हो जाएंगे और एक बनाएंगे अपना क्रोमोसोम। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं साइनेप्सिस। तो मतलब कि जो दो अलग क्रोमोसोम थे वो आपस में मिक्स होकर एक क्रोमोसोम बनाया, ठीक है, मिक्सचर टाइप, समझो। अब आगे फेज में क्या होता है, मेटाफेज में, और बाकी सेम उसी फेज की तरह है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिस्पेयर हो जाएगा, न्यूक्लियस डिस्पेयर हो जाएगा, स्पिंडल फाइबर, जो स्पिंडल फाइबर्स होंगे वो अटैक करने लग पड़ेंगे। कब अटैक करेंगे, जब अपने जो सेंट्रियोल से, जब अपने जो क्रोमोसोम समझो, जो अपने क्रोमोसोम है जब वो सेंटर में आएंगे तो स्पिंडल फाइबर हमारे अटैक करने लग पड़ते थे। माइटोसिस में सेम प्रोसेस है, बस इसमें एक अलग प्रोसेस यही है, एक स्टेप अलग ही है कि इसमें जो हमारे अलग क्रोमोसोम्स थे वो आपस में मिल जा रहे हैं, बस इसमें यही अलग है, बाकी सारा सेम माइटोसिस की तरह ही है, ठीक है। अब आगे में क्या हो रहा है, देखो होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, बाइवेलेंट जिसको हम कहते हैं, अरेंज टू द इक्वेटर, वही है, वो हमारे इक्वेटर में आ जाएंगे, मतलब वो भी उसमें भी हमारे पहले बीच में सेंटर में आते थे, तो अपने स्पिंडल फाइबर्स को अपने अपने तरफ खींचने लग पड़े थे। इसमें भी वही चीज है, बस इसमें क्या डिफरेंस है कि इसमें अपना जैसे अलग अलग मिल रहा है, उसमें अलग अलग नहीं मिलता, ठीक है। अब देखो थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, homologous chromosome separates from each other. Each homologous chromosome still having a two chromatids moves toward the opposite two chromatids remain together. वही है कि अलग अलग जैसे उसमें भी अपने सेपरेट हो जाते हैं, इसमें भी अपने सेपरेट हो जा रहे हैं, ठीक है, सेम है ना। क्रोमोसोम्स रीच एट ऑपोजिट पोल्स, उसमें भी जैसे हो रहा था अपना माइटोसिस में कि जब ये अपने अलग हो जा रहे थे, जब अपने स्पिंडल फाइबर को अलग कर दे रहे थे, तो ये फिर से अपने आप को रिपेयर करना शुरू कर देते थे, रीजनरेट करना शुरू कर देते थे और अपने दो सेल्स बना देते थे। इसमें भी वही चीज है, ध्यान से देखो, ये सारा प्रोसेस वही नहीं है कि पहले ये जो अपने क्रोमोसोम थे ये बीच में आए, इन्होंने इसको खींचा, फिर ये सेपरेट हुए, ये फिर अलग अलग हो गए, फिर एक न्यू अपना रोड सेल बना दिया। बस इसमें एक यही डिफरेंस है कि जो इसमें क्रोमोसोम थे, जो पहले जो अपने दो क्रोमोसोम आपस में मिले और एक जो थर्ड क्रोमोसोम बनाया, जो मिक्सचर बनाया, वो आगे जाके सेपरेट होगा, ठीक है। बस इसमें यही डिफरेंस है कि दो मिलके अपना सेपरेट हो रहा है, उसमें बिना मिले ही सेपरेट होता था, ठीक है। मतलब इसमें मिक्सचर सेपरेट हो रहा है, मिक्सचर सेपरेट हो गया, यहाँ पे अपने दो बन गए। अब देखो, अब इसका हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। अब इसका दूसरा फेज शुरू हो गया, क्या हुआ ध्यान से देखो, meiosis second is the second division of meiosis, इसका सेकंड डिवीजन है, इट इज आल्सो कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन, इसको इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। ये छोड़ो, आप सीधा फेज देखो, ठीक है। द टू हैप्लॉइड सेल्स, जो हमारे दो ऑलरेडी बन चुके हैं, जो समझो यहाँ पे दो हमारे क्रोमोसोम बन चुके हैं, जैसे वहां पे भी हमारे दो बन रहे थे ना यार, ये देखो इसके अंदर भी दो बन रहे थे ना, जैसे इसमें भी था ना कि हमारा बीच में जाता था, एक सेपरेट होता था, ये सेम ही तो प्रोसेस है, ठीक है, ये भी सेम ही है। बस इसमें ये आगे जाके फिर से डिवाइड होगा अपना मियोसिस में, और माइटोसिस में यहाँ पे रुक जाता था, जो म्यूटो अपना मियोसिस में आगे डिवाइड होगा, पर माइटोसिस में यहाँ पे रुक जाता था। वही तो चीज बोला इसमें भी, है ना। ध्यान से देखो, जो
जो अपना ये है कि फिर से अपने सेंटर में आएंगे, फिर से अलग होंगे, फिर से दो बनाएंगे। अब इस बार चार बन गए, मतलब ये दो थे, इनसे दो बने, इस दो से दो बने, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ पे अपने दो है, ठीक है, यहाँ पे दो है, इससे दो बनेंगे, ठीक है, इससे भी दो बनेंगे, इससे भी दो बनेंगे, तो कितने हो गए, चार हो गए। तो यही तो इसमें डिफरेंस है, बाकी सारा सेम है, सारे स्टेप सेम है, ठीक है। बस इसमें आपको दो बार डिवीजन करनी है, बस इतना सा डिफरेंस है, बस दो बार डिवीजन करनी है, बाकी सारा माइटोसिस है भाई। एक बार रीड करके देखो, आपको समझ आएगा। ध्यान से देखो, टू हैप्लॉइड सेल्स फ्रॉम मियोसिस वन एंटर इनटू प्रोफेज टू, मतलब सेकंड फेज में गए, क्रोमोसोम अगेन बिकम विजिबल, मतलब फिर से क्रोमोसोम विजिबल हो गया, मतलब फिर से वो थिक हुआ। मतलब कि समझो, जो हमारा ऊपर था, ये था भाई हमारा, ये फिर से आपस में जुड़ा, थिक हुआ, मतलब कंडेंस हुआ क्रोमैटिन फाइबर्स, फिर से ये हमारे को दिखने लग पड़ा क्रोमोसोम। फिर से ये अपना स्पिंडल फाइबर, मतलब ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थे हट गया, स्पिंडल फाइबर्स को खींचने लग पड़ा, फिर से ये सेंटर में आया, फिर से ये सेपरेट हुआ, दो बन गया, इसके भी दो बन के चार बन के, बस वही सिंपल बात है, ठीक है, और कुछ नहीं है। सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम डिवाइड, वही डिवाइड हुआ, क्रोमोसोम रीच एट ऑपोजिट साइड पे गया, फिर से उनके आगे आगे पीछे बना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गया, और चार बन गए। यही तो बात थी, और कुछ नहीं थी भाई। अब इसकी आप समरी देख लो भाई, है ना, कितना छोटा समरी है। प्रोफेज में मेटाफेज, एनाफेज, टेलीफेज, ठीक है, टू हैप्लॉइड सेल्स बन गए, ठीक है। अब मियोसिस सेकंड हो गया, प्रोफेज वन, प्रोफेज मेटाफेज टू, एनाफेज थ्री, टेलोफेज। बस इसमें ये है कि इसमें साइटोकाइनेसिस फेज नहीं है, ठीक है। यही है ना कि जो लास्ट फेज नहीं था उसमें, ठीक है। मतलब कि इसमें जैसे आप ध्यान से देखो, इसमें मियोसिस माइटोसिस का, इसमें हमारे अलग अलग शो कर रहे थे, यहाँ पे इन्होंने बस यहाँ तक ही शो किया है, मतलब ये स्टेप नहीं दिखाया, मतलब इन्होंने यही यहाँ तक ही दिखाया है, ये स्टेप नहीं दिखाया अपना मियोसिस में। क्यों? क्योंकि हमें पता है मियोसिस में लास्ट में होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, इसके बाद ये लास्ट में हुआ, ठीक है। मतलब कि साइटोकाइनेसिस हमारा लास्ट में हुआ है। जो हमारा मेटोसिस था उसके अंदर साइटोकाइनेसिस पहले ही हो जा रहा था, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बस टेलोफेज तक ही रोक दिया, ठीक है। जो ये अलग अलग बना था, इन्होंने अलग अलग नहीं बने दिया, अलग अलग इन्होंने सेकंड फेज में बनाया, ठीक है। मतलब यार सिंपल है, देखो माइटोसिस समझा दिया मैंने आपको अच्छे से, म्योसिस समझाने की मेरे को लोड ही नहीं पड़ रही, क्योंकि सेम है। बस इसमें एक ही है, इसमें दो बार डिवीजन होगी, ठीक है। दो बार डिवीजन इसलिए होंगी क्योंकि इसमें पहले स्टेप में ही इसमें हमारी क्या हो रही थी, कह सकते हैं इसमें दो क्रोमोसोम आपस में अटैच होंगे, एक थर्ड पर्सन बना रहे थे, इसलिए इसमें दो स्टेप अलग है। पहले तो इसमें कंडेंसेशन होगी अपने दो अलग क्रोमोसोम्स की, और थर्ड अपना सेकंड डिफरेंस ये है, इसमें चार डिवीजन होगी, मतलब दो बार डिवीजन होगी, चार बनेंगे हेप्लॉइड सेल, ठीक है। समझ आ गया? आप इसको फ्लो चार्ट में लिख लो, जैसे मर्जी लिख लो, आपकी मर्जी है, ठीक है भाई। तो होप थोड़ा बहुत भी समझ आया, तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। अगर नहीं समझ आया कमेंट में करना भाई, मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर मायोसिस पे अलग, ठीक है। वो थोड़ा लंबी वीडियो हो रही थी, इसलिए जल्दी जल्दी समझाया भाई आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब टेलीग्राम पे इसके और नोट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, ठीक है भाई।